हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत एरो सिटी या फिर स्मार्ट सिटी के निर्माण को लेकर एक खबर जो है चर्चा में है कि सरकार जो है डोईवाला क्षेत्र के आसपास की जो जगह हैं जैसे बुल्लावाला, झबरावाला, मारखम ग्रांट, माजरी, शेरगढ़, खैरी या फिर तिल्लीवाला, जो जहाँ की आबादी बहुत ही ज़्यादा भी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग जो है निवास करते हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है एरो सिटी या फिर स्मार्ट सिटी के निर्माण को लेकर एक खबर चर्चा में है। और इसी के कारण यहाँ के जो आम जनता है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ की भूमि को जो है अधिकृत कर लिया जाएगा, सरकार द्वारा जो है भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, और जिस कारण जो है जन आक्रोश जो है चरम पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो डोईवाला विधानसभा के क्षेत्र अंतर्गत जो ये क्षेत्र चयनित किए गए हैं, इनकी जो जनसंख्या है, यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनका 99% लोग उनमें से ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित हैं, यानी कि कृषि को करते हैं या फिर कृषि में मजदूरी करते हैं। तो उनकी जो आजीविका चलती है, दिनचर्या चलती है, वो जो है कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है कृषि पर आधारित है। तो इसी क्रम में अगर जो है सरकार इस भूमि को अधिकृत करती है, लोगों का यहाँ पर ये मानना है, क्षेत्रवासियों का, कि अगर सरकार इस योजना के तहत भूमि को अधिकृत करती है तो फिर जो है हमारी जो खेतियाँ हैं, कृषि है, वो उजड़ जाएगी और जो आजीविका है वो समाप्त हो जाएगी। इसी के क्रम में मेरा नाम है अहमद और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नई वीडियो में। हम बात करते हैं कि संपत्ति के अधिकार संविधान संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या प्रावधान करता है, और संपत्ति, अगर हमारी पास संपत्ति है तो हम किस प्रकार से उसके मालिक हैं, और सरकार जो है संविधान हमें संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या प्रावधान कराता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में। देखो, हमारा टॉपिक जो है वो किसी भी क्षेत्र से, अगर हम किसी भी संबंध में कोई टॉपिक को जो है बताते हैं तो उसका संबंध सीधे सीधे जो है नॉलेज से भी हो सकता है, और जो पढ़ाई संविधान से हम जिसको जोड़ के देख रहे हैं, तो संपत्ति के अधिकार से कई बार क्वेश्चंस जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आ भी जाते हैं। उनके बारे में हम इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है, पहले तो हम ये कहेंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार है या फिर जो है संवैधानिक अधिकार है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, और मूल अधिकार क्या होते हैं इनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। मूल अधिकार वो अधिकार है जो व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें जो है हमारे जन्म से ही हमें जो है प्राप्त हो जाते हैं। और जो है ये कहते हैं कि अगर किसी देश में आपात उपबंध भी लगता है तब भी जो है मूल अधिकारों को किस सीमा तक सिंचित करना है, ये भी प्रावधान जो है संविधान में दिया गया है। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मूल अधिकार जो है हमें जो है वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में निवास करने रहने की स्वतंत्रता जो है प्रदान करते हैं। और मूल अधिकारों के संबंध में ये भी कहा जा सकता है कि मूल अधिकार के जो है व्यक्ति के विकास के लिए जो है बनाए गए हैं, यानी कि जो है व्यक्तिगत विकास के लिए जो है इनका निर्माण किया जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति के लिए मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और उसके जीने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूबल है। अगर आप बात करें कि कोई व्यक्ति को अगर किसी अपराध में जो है सज़ा हो चुकी है और वो जो है कारावास के अंदर है, जेल के अंदर है, तो वहाँ पर उसके मूल अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि वो अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकता है, अपनी इच्छा से कुछ भी जो है बोल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अगर वर्तमान ज़िंदगी में अगर कोई व्यक्ति जो है सज़ा में नहीं है और बाहर जो है अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है, तो ऐसे में अगर किसी के मूल अधिकारों को जो है ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है या फिर सीमित किया जाता है, तो उसकी ज़िंदगी जो है ऐसी ही हो जाएगी जैसी जेल के अंदर है। तो ये बात हुई मूल अधिकारों की। तो मूल अधिकार जो है हम बात करते हैं कि जैसे विधि के समक्ष समानता और जो है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को मानने और जो है वो करने की स्वतंत्रता, या फिर जो है अगर किसी व्यक्ति ने जो है कोई अपराध कर लिया है तो अपराध करने के बाद जो है उसका जो है दोष सिद्ध हो चुका है, तो उस पर भी जो है कुछ जो है राइट्स दिए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं उस व्यक्ति को, कि जो है वो एक बार जो उसने ऑफेंस किया है, जो उसने जो है अपराध किया है, उसके लिए उसे एक ही बार जो है सज़ा दी जाएगी। और फिर जिस समय उसने जो अपराध किया था उसी समय जो कानून था उसके तहत उसको जो है सज़ा दी जाएगी। इस प्रकार से जो है बहुत सारे मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में है। आज हम जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एक अनुच्छेद है भाग 3 में 19, अनुच्छेद 19 में जो है कहा गया है कि जो है
इसमें हमें जो है जब संविधान बना था तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये देखनी है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है संविधान। संविधान ही हमें जो है जीने का जो है तरीका सिखाता है, और जीने के लिए जो है जो स्वतंत्रता है हमारी, जो जीने का राइट्स है हमारा, वो हमें संविधान के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो मतलब भारत का जब संविधान बनाया गया, हमने कहा कि जब भारत का संविधान लागू हो चुका था, जैसे मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार संविधान में है। जब हमने पहले कहा कि जब जो व्यक्ति जन्म से ही जो है ये मूल अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम बात करें, जब कुछ अगर जैसे ये भी ये बाहर के लोगों को भी हमारे मूल अधिकार प्राप्त हैं। जैसे हम बात करें तो जब जो है संविधान लागू हुआ 1950 में, तो संविधान लागू होने के समय या फिर उसके बाद जो व्यक्ति जो है भारत के किसी क्षेत्र या फिर भारत में रह रहा था, और फिर उसके बाद जो है उसने किसी देश की जो है स्वतंत्रता मतलब नागरिकता ले ली, चाहे वो पाकिस्तान की नागरिकता से संबंध हो या फिर जो है बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित हो या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली गई है, और संविधान लागू होने के समय वो व्यक्ति भारत का नागरिक था, तो उसको जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के तहत जो है OCI ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया करके जो है एक OCI जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वो प्रमाण पत्र क्या होता है। वो प्रमाण पत्र हमारा ये है कि हम जो है उस प्रमाण पत्र के तहत जो है हमें उस व्यक्ति को हमारे देश की बहुप्रवेश की स्वतंत्रता मिल जाती है, यानी कि वो हमारे देश में कभी भी बिना वीजा के कितनी भी बार आए और जा सकता है। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को सुनना कि वो व्यक्ति हमारे देश में किसी भी जो है क्या बोलते हैं उसको, बिना वीज़ा के, लेकिन बिना वीज़ा के और वैध पासपोर्ट के साथ, यानी कि जो उसका पासपोर्ट हो वो वैध हो, उसके तहत वो हमारे देश में कभी भी जो है और आ और जा सकता है। ठीक है, ध्यान से इस चीज़। तो ये भी जो है एक मूल अधिकार है, जो है हमारे जो संविधान मूल अधिकारों में जो है ये भी एक जो है मूल अधिकार है। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान के, मैंने बात कही है कि संविधान का एक अनुच्छेद जो है भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत एक अनुच्छेद है 19। संविधान का अनुच्छेद 19 जो है हमें जो है 7 प्रकार की, जब वर्तमान में जब संविधान बना था तो इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखना है आपने कि कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं उस समय थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता। तो संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं उस समय थी जब संविधान लागू हुआ था। तो उसमें जो है पहली जो स्वतंत्रता थी वो वाक की, यानी कि बोलने की या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, सेकंड नंबर पे है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि जो है हम किसी भी बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, किसी भी विषय में, किसी भी विषय के बारे में जो है सम्मेलन किया जा सकता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन किया जा सकता है बिना हथियार के। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है हमारा आता है संघ बनाने की, यानी कि हम कोई संघ बना सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जो है कोई भी हम जो है किसी भी मुद्दे के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं तो उस संघ को हम नाम दे सकते हैं कुछ, जैसे अभी जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस मैटर पे, तो हम किसी भी संघ को जो है बनाने की हमें जो है स्वतंत्रता है। ये संविधान का आर्टिकल 19 हमें इसकी जो है स्वतंत्रता देता है। ठीक है, उसके बाद है किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखो हमने कहा कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दी है, फिर उसके बाद शांतिपूर्वक हम कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, फिर हमने कहा कि किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ये हमें जो है स्वतंत्रता है और हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निवास करने की, यानी कि अगर हम किसी क्षेत्र, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करना चाहते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम निवास कर सकते हैं, भूमि खरीद कर सकते हैं या फिर जो है किसी के यहाँ रह सकते हैं। तो ये हमें अधिकार है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता और वहाँ पर निवास करने की स्वतंत्रता, और फिर लास्ट में जो है आता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि उस क्षेत्र में जो है हम व्यापार भी कर सकते हैं, हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे, संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 जो है हमें जो है 7 प्रकार की पूर्व में स्वतंत्रता देता था, जिसमें जो है सबसे पहले हमने कहा कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता, उसके बाद हमने कहा कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, उसके बाद हमने कहा कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम एक संघ बना सकते हैं, उसके बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद जो है वहां पर निवास करने की स्वतंत्रता, हम वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वहां पर निवास करने के बाद हम वहां पर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे आज हमारे क्षेत्र के कुछ लोग जो हैं अन्य राज्यों में जाकर व्यापार कर सकते हैं, कर रहे हैं।
वो आप वहाँ पे जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है वो व्यापार कर सकते हैं। तो वहाँ पर व्यापार करने की स्वतंत्रता। और फिर एक लास्ट जो है स्वतंत्रता दी गई थी संपत्ति के अधिकार से। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। तो लास्ट जो स्वतंत्रता हमें दी गई थी वो संपत्ति के अधिकार से थी, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा मूल अधिकार था। ध्यान से इस चीज़ को देखना, संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा मूल अधिकार था। संविधान के 19(1) में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया था। और फिर एक चीज यहां पर ध्यान से देखनी है कि संविधान का अनुच्छेद 31, संविधान का अनुच्छेद 31 कहता है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अर्जन को संरक्षण प्राप्त है। ध्यान से इस चीज को सुनना। आर्टिकल 91, आर्टिकल 19 का 1 जो है ये कहता है कि संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को रख सकता है, उसके अर्जन संबंधी उसको अधिकार है, यानी कि जो उससे इनकम होगी, आय होगी, वो उसको यूज कर सकता है, अपनी खेती से कमाकर खा सकता है। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना कि संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे या फिर मूल अधिकार थे, उनमें जो है हमें संपत्ति का जो अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, एक मूल अधिकार था, जिसके तहत जो है मैंने आपसे यही पहले भी कहा था कि मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो जन्म से ही हमें प्राप्त हैं। ये किसी सरकार को प्राप्त नहीं है, किसी कंपनी को प्राप्त नहीं है, ये एक जो है व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं, ये जो है व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं और ये व्यक्ति के लिए जो है मूल अधिकार है। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना। उसके बाद अनुच्छेद 31 में हमने ये कहा, हमने जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में रखकर और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रखकर अनुच्छेद 31 में हमने कहा कि राज्य द्वारा संपत्ति के अर्जन, यानी कि राज्य जो है अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकता है या फिर जो है संरक्षित नहीं कर सकता है, तो जो हमें जो सुरक्षा दे रहा था वो अनुच्छेद 31 दे रहा था। यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको अधिकृत नहीं कर सकता है, यानी कि संपत्ति अर्जन संबंधी अधिकार, या फिर जो है जो उस क्षेत्र से जो आय हो रही है वो सरकार सीधे उससे प्राप्त नहीं कर सकती है। ये जो है अनुच्छेद 31 जो है हमें इसकी जो है स्वतंत्रता यानी कि संरक्षण प्रदान करता था। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना। उसके बाद जो है भूमि संबंधी जो विवाद थे, जो भूमि के संबंध में, यानी कि जो मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार रखा गया, तो इसके बारे में जो है बहुत सारे विवादास्पद भी जो है बातें कही गई थी, जिसके अंतर्गत जो है प्रथम संशोधन 1951 में संविधान में होता है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 क को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 31 क क्या था वो हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर जो है 29 यानी कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में अनुच्छेद 31 क और ख जो है जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 25वां एक संशोधन होता है 1971 में। इसके तहत जो है संविधान में एक अनुच्छेद जो है 31 ग जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो संबंधित है ये भूमि के अधिकरण या फिर संपत्ति के अधिकार से या फिर संपत्ति को मूल अधिकार जो बनाया गया था उससे जो है संबंधित ये सारे अनुच्छेद जो है जोड़े गए थे। ठीक है, ध्यान से इस चीज को। अब ये सारे संबंधित अनुच्छेद जो है वो इसी से संबंधित थे, संपत्ति के अधिकार से। अब हम बात करते हैं वो संशोधन जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, हम बात करते हैं संविधान के 44वें संशोधन, संविधान के 44वें संशोधन 1978, यानी कि जो है 44वां संविधान संशोधन जो है वो 1978 में हुआ था और इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर, ध्यान से इस चीज को सुनना, यही चीज इंपॉर्टेंट है, कहां से जो है टर्न हो रही है। देखो, अगर आप एग्जाम में जो चीजें जहां, जैसे इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास जहां से टर्न होता है क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं, या फिर संविधान में जहां से टर्न लिया गया है, जहां से चीजों को घुमाया गया है, वहां से बहुत बारी जो है ये जो प्रश्न है, ये जो संशोधन है, ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो संशोधन है वो कौन सा है, या फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक किया गया। ठीक है, देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है संवैधानिक और एक होता है संविधिक और एक होता है विधिक। ध्यान से बात को सुनना। संवैधानिक वो है जो संविधान में है, पहले से जब संविधान लागू हुआ था, बना था, तब से ही वो जो है संविधान में है, उसको हम संवैधानिक कहते हैं। और एक होता है संविधिक, संविधिक वो है जो संविधान में नहीं था लेकिन हमने संशोधन कर संविधान में ऐड किया है, उसको हम संविधिक बोलते हैं। ठीक है, और विधिक वो है जो संविधान में है नहीं लेकिन वर्तमान में हम किसी ना किसी कारण से उसको यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम विधिक कहा जाता है। ठीक है,
जैसे कुछ कानून संवैधानिक है, कुछ संविधिक है और कई कुछ कानून जो है विधिक होते हैं। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना। 44वां संविधान संशोधन 1978 हमें यह कहता है कि संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक किया गया। ठीक है, अब तक हमने कहा था कि जो है, अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, जो अनुच्छेद 19 था उसके अंतर्गत जो 7वीं स्वतंत्रता हमें संपत्ति के अधिकार से दी गई थी उसको निरस्त कर दिया गया कि भाई संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अब ये संवैधानिक अधिकार है। और अनुच्छेद 31 जो ये कहता है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अर्जन को संरक्षण प्रदान करता था, उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, उसको निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार से जो संबंधित है वो संवैधानिक कर दिए गए और वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिए गए। ध्यान से इस चीज को देखना। ठीक है, भाग 12 के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत जो है रख दिए गए संपत्ति के अधिकार से संबंधित, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक है और उसका प्रावधान संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कर दिया गया है हमने। ठीक है, अब इस चीज को जो है एक चीज यहां से ध्यान से जो है हमने देखनी है कि अनुच्छेद 300A के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें रखी हैं। देखो, अनुच्छेद 300A कहता है कि संपत्ति, पैसा और पेंशन और सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, वो सारी आदि चीजें जो हैं 300A के अंतर्गत हमने रखी हैं और ये संवैधानिक है। अब हमने कहा, अब तक हम बोल रहे थे कि जो राज्य अगर किसी की संपत्ति को अर्जन करेगा तो हमें जो है आर्टिकल 31 जो है संरक्षण प्रदान करेगा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अभी जो है यहाँ पर जो है हमने कहा कि जब इसको संशोधन करके संवैधानिक अधिकार किया गया संपत्ति को, तो हमने अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। अब हमने ये कहा कि अब जो संपत्ति के अधिकार हैं वो कार्यपालिका के आदेश पर निर्धारित नहीं है, यानी कि अगर कार्यपालिका आदेश करेगी कि भाई हमें भूमि अधिग्रहण नहीं करनी है तो उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि विधायिका अगर कोई विधि बनाकर जो है चीज को करेगी तो हम उसको अधिकृत भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई नियम कानून ऐसा बनाया जाए कि जो है जिससे अगर कोई कानूनी अधिकार पर जो है किसी की भूमि को अधिकृत किया जाए तो कर सकते हैं, उसमें जो है कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना है। यानी कि यहां पर हम एक चीज ये देखते हैं कि अनुच्छेद 300 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को, ध्यान से इस चीज को सुनना, कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, परंतु करने के लिए कानूनी अधिकार का पालन करना होगा। यानी कि अगर कोई ऐसा कानूनी अधिकार आता है कि जिसके तहत सरकार किसी की जमीन को अधिकृत कर ले, वहां पर कोई प्लांट लगा ले या फिर कोई और जो है अन्य भारत सरकार की कोई योजना उस पर चलाई जाए, तो उस कानून के अधिकार के आधार पर या फिर जो है जो विधि उन्होंने बनाई है उसके आधार पर किसी की संपत्ति को जो है उसको वंचित कर दिया जाएगा, वो संपत्ति जो है सरकार द्वारा अधिकृत कर ली जाएगी। ध्यान से इस चीज को सुनना। हमने कहा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उसके बाद तो मूल अधिकार का मतलब ये था कि इसको तो बिल्कुल हटा ही नहीं सकते, ये तो है हमारी। ठीक है, अब हमने जो है संवैधानिक अधिकार कर लिया और संवैधानिक अधिकार के आधार पर जिस आर्टिकल में हमने जो है संपत्ति के अधिकार को रखा है वो हमें ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, करने के लिए कानूनी अधिकार का पालन करना होगा। यानी कि अगर ऐसा कोई कानूनी अधिकार आए, कानूनी अधिकार पर जो है अधिकृत की जाए तो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इस चीज को सुनना। अभी हाल ही में जो है एक चीज देखते हैं हम कि अभी हाल ही में कोरोना काल में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है आदेश जारी कर दिया कि हम जो है लोगों के जो वेतन है उसको हम जो है पेंशन को रोक देंगे। ठीक है, कोरोना काल में तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है उस पर जो है जजमेंट दिया कि आप जो है ऐसे किसी की भी जो है वेतन को नहीं रोक सकते, इसको जो है आप जो है नहीं रोक सकते। तो जजमेंट ये था कि आप जो है किसी की भी आय को या वेतन को उसके आदेश के आधार पर जो है, यानी कि सरकारी आदेश के आधार पर, सिर्फ कह देने के आधार पर, या तो आप ऐसा कोई नियम और कानून बनाइए जैसा कि इसमें कहा गया है कि करने के लिए कोई कानूनी अधिकार लाया जाएगा, सिर्फ केवल आदेश यानी कि कह देने पर जो है नहीं रोक सकते आप। तो उस पर ये जो है जजमेंट आया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब कार्यपालिका के आदेश से संरक्षण प्राप्त है परंतु विधायिका के नियम से नहीं। यानी कि जो कार्यपालिका अगर आदेश करेगी संपत्ति के अधिग्रहण को, तो उस पर जो है संरक्षण प्राप्त है कि आदेश पर तो नहीं हो सकता है, किसी का संपत्ति को अधिकृत नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर जो है कोई नियम कानून ऐसा बनाया जाए तो उस आधार पर जो है संपत्ति को अधिकृत किया जा सकता है। ध्यान से इस चीज को सुनना। उसके बाद हम जो है बात करते हैं कि अब ये हमने देखा कि संपत्ति के अधिकार से जो संबंधित है वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, अब हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है।
सरकार ले सकती है, लेकिन कोई नियम और कानून बनाकर ले सकती है। केवल आदेश पर कह देने पर कि भाई ये जो है भूमि अधिकृत की जाती है, ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मामले ऐसे हैं, अभी जो है नैनीताल हल्द्वानी का जो रेलवे की ज़मीन में जो लोग रह रहे थे, उन पे भी जो है नोटिस आ चुका है कि भाई आप इसको खाली कीजिए। तब हाई कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया कि आप इनको जो है ऐसे नहीं निकाल सकते, इनकी जो है कोई व्यवस्था की जाए, उस आधार पर इनको जो है निकाला जाए। किसी को आप किसी के घर से आवास से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 30 हमें ये कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, आर्टिकल 30 जो है हमारा जो है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, ध्यान से इस चीज को सुनना, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मनपसंद का शिक्षण संस्थान चला सकता है। इसका जो राइट्स देता है, इसकी जो स्वतंत्रता देता है, वो हमें संविधान का अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है। उसके बाद जो है अनुच्छेद, हमने कहा था कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमने जो है आर्टिकल 31 क और ख जोड़े थे। तो आर्टिकल 31 क कहता है कि अगर सरकार इस आधार पर, देखो ध्यान से सुनना, हमने कहा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, अब हमने जो है संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है, लेकिन एक इसमें जो है अभी एक मूल अधिकार है। वो मूल अधिकार क्या है कि अगर सरकार किसी की कृषि योग्य भूमि को अधिकृत करती है तो उसको जो है उसका पर्याप्त मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार को जो है उसका पर्याप्त मुआवजा देना पड़ेगा, और ये अभी भी एक मूल अधिकार है। यानी कि अगर किसी कारणवश यहाँ के लोगों को निकाल दिया जाता है या फिर निकलना पड़ता है, तो हमारा एक राइट्स अभी भी है, मूल अधिकार, कि हम जो है जो कृषि योग्य भूमि जो है लोगों की यहाँ पर है, जिसकी उनके पास जो है लीगल तौर से जो है वो ज़मीन को जो है उसको कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसका जो है सरकार को पर्याप्त मात्रा में जो है मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है। ये अभी भी एक मूल अधिकार है, और हम कह सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है, संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। और संवैधानिक अधिकार का मतलब ये है कि अब जो है आदेश से जो है नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई विधि और कानून बनाया जाए तो भूमि को अधिकृत भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको बनाने का मकसद ये था कि संपत्ति जो भूमि है उसको किस आधार पर वो जो है हमारी है, या फिर सरकार उसको अगर अधिकृत करती है तो किस आधार पर अधिकृत कर सकती है। और इससे जो है परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।